अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नन्हे मुन्ने नाइन्थ के प्यारे प्यारे बच्चों, हाजिर हूं मैं चैप्टर नंबर 4 सेल बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 9 के साथ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल इसमें हमने डिस्कस करना है। तो मेरा बच्चा, सेल बायोलॉजी चैप्टर का नेम, लेक्चर नंबर 9। इस टॉपिक में हमने जो चीज पढ़नी है वो है कि सेल का जो फंक्शन है, क्या उसके फंक्शन के मुताबिक उसका स्ट्रक्चर स्पेशली डिजाइंड है। समझ रहे हो? यानी एक छुरी है, अगर वो फल काटती है, अगर वो क्या काटती बेटा? फल। तो छुरी का स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के एतबार से बिल्कुल करेक्ट बनाया हुआ हम लोगों ने। हमने छुरी बारीक रखी हुई और आगे से तेज रखी हुई, उसकी नोक भी बनाते हैं हम। फिर छुरी पकड़ने की एक स्पेशल स्पेस होती है, एक स्पेशल जगह है जहां पर आपने छुरी जहां से पकड़नी है। तो छुरी का जो स्ट्रक्चर है वो उसके फंक्शन के एतबार से बेहतरीन है, बेहतरीन है। ठीक है ना बेटा? दूसरे लफ्जों में, एक मोटे से आदमी को अगर आप कह दोगे कि तुमने रेस में फर्स्ट आना है, तो सब लोग हैरान होंगे कि यार उस बंदे का बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो इस लायक नहीं जो फंक्शन तुम मुझसे उम्मीद लगाकर बैठे हो कि तुम्हें रेस में फर्स्ट आकर दिखा देगा। तो ऐसा नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो बंदा मोटा है। तो आप उससे रेस में फर्स्ट आने वाला वो फंक्शन आपको कभी भी नहीं करके देगा। तो मेरा बच्चा, इस टॉपिक में हमने ये पढ़ना है कि क्या सेल्स के जो फंक्शंस होते हैं, क्या सेल का फंक्शन और उसी सेल के स्ट्रक्चर में कोई रिलेशनशिप है? कोई रिलेशनशिप है? तो बेशक है मेरा बच्चा। अपने अपने फंक्शन को लेकर अल्लाह ने इन सेल्स से जो फंक्शन लेना है उसी के मुताबिक इन सेल्स को अल्लाह ने स्ट्रक्चर्स अता किए हैं। उसी के मुताबिक अल्लाह ने इन सेल्स को स्ट्रक्चर्स अता किए। तो इन सेल्स की जो साख्त है, इन सेल्स की जो बनावट है, इन सेल्स की जो शेप्स हैं, वो उनके फंक्शन को जबरदस्त किस्म का सपोर्ट करती हैं, जबरदस्त किस्म का सपोर्ट करती है। The bodies of the animals and plants are made of different cell types. एनिमल्स और प्लांट्स की जो बॉडीज हैं वो डिफरेंट सेल टाइप्स की बनी हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की बनी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की बनी है। और आपको पता है, ईच टाइप, हर सेल परफॉर्म्स, हर किस्म का सेल परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन, खास फंक्शन परफॉर्म करता है। और तमाम सेल्स के एक साथ फंक्शंस जो हैं वो उस ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस बन जाते हैं, उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेसेस बन जाते हैं, उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेसेस बन जाते हैं। आओ जरा इस लाइन को उल्टा पढ़ते हैं, ज्यादा इजी लगेगा। कहता है लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के जिंदगी के जितने प्रोसेसेस हैं वो असल में उनके तमाम इकसाम के सेल्स, उनके तमाम इकसाम के सेल्स के स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। अगर तमाम सेल्स के स्पेसिफिक फंक्शंस को कोऑर्डिनेटेड मतलब इकट्ठा कर दिया जाए तो वो उस ऑर्गेनिज्म के तमाम लाइफ प्रोसेसेस बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? तमाम लाइफ प्रोसेसेस बनते हैं। क्लियर हो गया?
और पुत्र एक टाइप का जो सेल है वो डिफरेंट होगा फ्रॉम दोज ऑफ अदर टाइप्स ऑफ सेल से। याद रखना, वन टाइप का सेल दूसरे टाइप के सेल से डिफरेंट होगा। जैसे हमारे ब्लड का रेड ब्लड सेल वो डिफरेंट होगा बोन सेल से। बोन सेल और रेड ब्लड सेल दोनों डिफरेंट होंगे मसल सेल से। तो जो है बेटा, अब मसल सेल और ब्लड सेल और बोन सेल ये सारे डिफरेंट होंगे लिवर के सेल से इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। अच्छा, अब हम टेबल पढ़ने लगे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बॉक्स है और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि एक ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। तो मेरे बच्चों ने कहना है ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 200 different types of cells. Human body is made up of 200 different types of cells. Clear हो गया बेटा? तो 200 different types of cells की बनी हुई है ह्यूमन बॉडी। अब हम टेबल पढ़ते हैं जी। लो बच्चों, अब हम देखेंगे कि there are many types and one type of cell is different from other type of cell. फिर हम ये भी देखेंगे कि स्ट्रक्चर, सेल का जो स्ट्रक्चर है, इट टोटली सपोर्ट्स द फंक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, फंक्शन ऑफ द सेल। तो एक सेल के फंक्शन को उस सेल का स्ट्रक्चर फुली सपोर्ट करता है। तो जनाब जरा मेरे एरो के साथ साथ चलना है। अब हम देखते हैं साइज एंड शेप। रेड ब्लड सेल्स आर राउंड। रेड ब्लड सेल्स गोल हैं। कैकू, क्यों कैकू? कैकू रे बाबा, रेड ब्लड सेल गोल क्यों है रे बाबा? तो ये गोल है क्योंकि इसको एकोमोडेट अपने अंदर जगह देनी है गोल ग्लोब्यूलर, गोल हीमोग्लोबिन को। तो गोल हीमोग्लोबिन को रखने के लिए इसको अपनी शेप क्या रखनी पड़ेगी? गोल। ठीक है, तो ये थी पहली एग्जाम्पल। तो ये देखो फंक्शन उसका क्या है कि उसने एकोमोडेट करनी, उसने जगह देनी है ग्लोब्यूलर हीमोग्लोबिन को। तो फंक्शन के एतबार से उसका स्ट्रक्चर राउंड है। नंबर 2, नर्व सेल जो है वो लॉन्ग है। नर्व सेल लंबा है, न्यूरॉन लंबी है। कई कुरे बाबा, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या होती है बेटा? बुक पर लिख ले, मैसेज इन फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, तो मेरा बच्चा इसने मैसेज को ट्रांसमिट करना है। तो नर्व सेल अगर आपके पांव के नीचे कोई चुटकी काटे या आपको कोई गुदगुदी करे, आपको दिमाग में पता लगता है। तो वो जो आपको जो पता लगता है वो किसके जरिए बेटा? नर्व सेल्स के जरिए पता लगता है। किसके जरिए पता लगता है मेरे बच्चा? नर्व सेल्स के जरिए। तो नर्व सेल्स आर लॉन्ग कैकू फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व impulse. The messages की transmission in the form of ions, in the form of ions. अब आ जाओ जरा प्लांट्स की बात करते हैं पुत्र। प्लांट्स में जाइलम सेल्स हैं। जाइलम के सेल्स ट्यूब की तरह है मेरा बेटा, स्ट्रॉ की तरह। स्ट्रॉ पाइप जो हम कोको कोला कोक में या पेप्सी की बोतल में डालकर हम उसको पीते हैं। तो ये देखो बेटा, ये ट्यूब लाइक है, तो जरूर इसका पीने से कोई ताल्लुक है लिक्विड ऊपर ले जाने से। और पुत्र थिक वॉल्स हैं, तो ट्यूब लाइक है काइकू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। और थिक सेल वॉल्स हैं, थिक मोटी काइकू, क्योंकि जाइलम सेल का सपोर्ट में भी रोल है।
किसमें रोल है मेरा बेटा? सपोर्ट में। दोबारा, रेड ब्लड सेल्स गोल हैं, कैकू, क्योंकि इन्हें गोल प्रोटीन हीमोग्लोबिन अपने अंदर रखनी है। नंबर 2, नर्व सेल्स लॉन्ग हैं, कैकू रे बाबा, क्योंकि इन्हें अपने अंदर से मैसेज ट्रांसमिट करना है बॉडी की एक साइड से दूसरी साइड तक। एंड नंबर 3, जाइलम सेल्स ट्यूब लाइक हैं, क्यों रे? फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। कंडक्शन ऑफ वाटर से मुराद वाटर ट्रांसपोर्ट। कंडक्शन का मतलब लिख लें, ट्रांसपोर्ट। एंड हैव थिक वॉल्स। थिक वॉल्स मतलब सपोर्ट में रोल है। किस में रोल है मेरा बच्चा? सपोर्ट में। अब आओ, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। वो कौन से सेल्स हैं जिनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। और उसकी वजह क्या है? तो बेटा जी, प्लांट के रूट पर मौजूद रूट हेयर सेल्स। ये बेटा लंबा सा रूट हेयर, ये सिंगल सेल है पुत्र। तो वो सिंगल सेल की आउटग्रोथ, वो रूट हेयर, इट हैव लार्ज सरफेस एरिया, कैकू, for the maximum absorption of water and salts. For the maximum absorption of water and salts. Clear हो गया? तो वाटर एंड सॉल्ट्स की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए रूट हेयर मौजूद है। तो देखा, फिर रूट हेयर के स्ट्रक्चर ने उसके फंक्शन को सपोर्ट किया। देखो, जितना लंबा होगा, जितना ज्यादा उसका सरफेस एरिया होगा, उतना ही ज्यादा वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकेगा। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स। ओ गॉड उत्तर जी, सेल्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग सेक्रीशंस, वो सेल्स जो केमिकल्स बना कर बाहर छोड़ते हैं या अपने अंदर ज्यादा सेक्रीशंस बनाते हैं। सेक्रीशंस मतलब केमिकल्स मेड बाय द सेल्स। ओके, सेक्रीशंस का मतलब लिख लें अपनी किताबों पर। सेक्रीशंस का मतलब chemicals made by the cells. The cells involved in making secretions, जो secretions बनाते हैं, have more complex, उनमें बहुत पेचीदा, बड़ा complex एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। याद है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो ऑर्गेनेल है, लिख लें किताब में, the organelle which helps in making secretions। और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केमिकल को तैयार कौन करता था? गोल्जी एपरेटस उसको मॉडिफाई कर देता था। तो मेरा बच्चा, जो सेल्स इन्वॉल्व्ड हैं सेक्रीशंस में, उनको अल्लाह ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा दिए हैं और गोल्जी एपरेटस भी कॉम्प्लेक्स दिए हैं, ज्यादा दिए हैं। जमाई आ गई थी। अच्छा जी, सेल्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन होंगे? प्लास्टिड्स की किस्म क्लोरोप्लास्ट होंगे। तो देखा, आपने देखा कि स्ट्रक्चर में साइज और शेप आ गया, स्ट्रक्चर में सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो आ गया, और पुत्र स्ट्रक्चर में प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स आ गया। तो मेरा बच्चा, ये स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है फंक्शन को। स्ट्रक्चर किसको सपोर्ट करता है मेरा बच्चा? फंक्शन को। क्लियर हो गया? अब आ जाओ पॉइंट नंबर 6 पर। हर सेल, हमारे जिस्म का हर सेल, इंडिविजुअल सेल कंट्रीब्यूट करेगा बेटा, हिस्सा डालेगा इन द फंक्शनिंग ऑफ द होल बॉडी, पूरे जिस्म के फंक्शनिंग में हिस्सा डालेगा। हमारा हर सेल अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहा है, अपना हिस्सा डाल रहा है हमारे फंक्शंस में। Well, it can be explained by the following examples of the cells of human body. लो जनाब, एग्जाम्पल्स आ गई रे बाबा, और वो एग्जाम्पल है रे नंबर 1, नर्व सेल्स। नर्व सेल, अभी बात हुई थी ऊपर, न्यूरॉन कंडक्ट नर्व इम्पल्स and thus contribute in coordination of the body.
कंडक्ट नर्व इम्पल्स, तो नर्व इम्पल्स का तो मतलब लिख लें अपनी किताब में कि मैसेज इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस। अच्छा, अब मेरा बेटा अगर मैं चल रहा हूं, अगर मैं वॉकिंग कर रहा हूं, तो पुत्र मेरे कौन से मसल ने कब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है, उसके बाद मेरी सांस तेज करनी कि नहीं, मेरी हार्ट बीट तेज होनी कि नहीं होनी। तो मुख्तलिफ सिस्टम्स का इकट्ठा एक साथ काम कराने को क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं? टू वर्क टुगेदर इन वन यूनिट। तो मेरी पूरी बॉडी अगर एक साथ काम कर रही है किसी गोल को अचीव करने के लिए, मेरी तमाम बॉडी अगर एक साथ काम कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो जी हाँ, नर्व सेल्स हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। नर्व सेल्स helps in coordination by conducting, by passing messages from one system to another, from one tissue to another, वगैरह वगैरह। पॉइंट नंबर 2, मेरा जो मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। मेरे मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जरा अपने अपने बाइसेप मसल दिखाओ मुझे, जरा अपने बाजू को यूं दिखाओ जिस तरह बॉडी बिल्डर्स अपने मसल्स दिखाते हैं। तो आप देखोगे कि जब आप अपना मसल दिखाने की कोशिश करोगे, आप अपने बाजू को बेंड कर रहे हो मेरा बेटा, एल्बो जॉइंट से। जब आप एल्बो जॉइंट से बेंड करोगे तो तभी मसल बनेगा ना आपका डोला जिसको बोलते हैं। वो डोला तभी दिखाओगे जब आप अपने बाजू को मोल्ड करोगे। तो पता लगा जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारे अंदर मूवमेंट्स पैदा होती हैं। वाह रे वाह। The muscle cells undergo contraction and share their role in movements of the body. Share their role in the movements in the body. Easy मेरा बच्चा। ला जी नंबर 3, रेड ब्लड सेल्स जो हैं उन्होंने पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करना होता है, और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारे अंदर आने वाली वायरसेस, बैक्टीरिया को किल करके रख देती हैं फौरन। मतलब जो हमारे अंदर बाहर की जो एंट्री होती है, ठीक है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस अगर एंटर हो जाएं या कोई दूसरी कोई बैक्टीरिया या वायरसेस हमारे अंदर आ जाएं, तो बेटा इस तरह रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं इन द रोल्स ऑफ ब्लड, इन द रोल्स ऑफ ब्लड इन ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में हमारी मदद दे रही हैं। एंड नंबर 2 पुत्र डिफेंस में हमारी मदद दे रही है। किसमें मेरे बच्चे? डिफेंस में। ठीक है, तो डिफेंस में मदद दे रही है। ला जी डिफेंस। उसके बाद आ जाओ, कुछ जो स्किन के सेल्स हैं पुत्र वो फिजिकल बैरियर बन जाते हैं। खबरदार कोई बैक्टीरिया या वायरस अंदर बढ़ जाते, खबरदार। तो स्किन जो है वो बेहतरीन बैरियर है। और स्किन के अंदर आपको पता है बेटा रिसेप्टर्स हैं। स्किन के अंदर रिसेप्टर, ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो पुत्र गर्मी सर्दी यानी कि टेम्परेचर को सेंस कर लेंगे। इसके अलावा मेरा बच्चा टच या पेन को सेंस कर लेंगे, टच या पेन को सेंस कर लेंगे। ठीक है, तो स्किन के अंदर रिसेप्टर सेल्स हैं। द सेल्स ऑफ द बोन, बोन के जो सेल्स हैं वो डिपॉजिट कर लेते हैं कैल्शियम अपनी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में। मतलब सेल्स के इर्द गिर्द जो स्पेसेस होती हैं उनमें कैल्शियम फॉस्फेट्स को, कैल्शियम को बेटा जमा कर लेती हैं। और उससे क्या होगा? तो the cells of the bones deposit calcium in their extracellular spaces to make the bone tough। और जब टफ हो जाएगी तो बेटा इस तरह क्या होगा कि it does contributes to supporting role of the bones। तो पता लगा कि जनाब नंबर 1 नर्व सेल, मसल सेल, रेड ब्लड सेल, स्किन सेल्स एंड बोन सेल्स सब मिलकर हमारे जिस्म का निजाम चला रहे हैं। मेरा बच्चा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट रे बाबा। व्हाट इज मेंट बाय सेल एज एन ओपन सिस्टम? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
कई दफा बोर्ड के पेपर्स में आ चुका है, आपके स्कूल वाले, आपकी अकेडमीज वाले सब इसको शॉर्ट क्वेश्चन देंगे, बच्चे छोड़ जाते हैं क्योंकि ये बुक में पेज के सबसे एंड पे है, बच्चे इसको छोड़ जाते हैं, फिर याद नहीं रहता कि इसमें था क्या। बेटा बहुत इजी, बहुत इजी। आपको पता है हमारे जो घर हैं वो भी एक ओपन सिस्टम की तरह काम करते हैं। हमारा जो घर है वो कैसे, बाबा जाते हैं और ग्रोसरी लेकर आते हैं, ठीक है, वो सब्सटेंस नीडेड लेकर आते हैं, डन। फिर जो मामा है वो उन सब्सटेंसेस को घर के प्रोसेसेस में लगाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी लेकर आए हैं, वो वेजिटेबल्स आई हैं और डिफरेंट चीजें आई हैं, मामा ने बेटा उसका खाना पका लिया। अब पुत्र मुझे ये बताओ कि प्याज छीलते हो ना, प्याज का वो आप उसका सारा छिलका उतारोगे, तो जहां मामा किचन के अंदर को प्रोसेस करती हैं तो पता लगता है बेटा साथ साथ गंद भी इकट्ठा होता है। अच्छा, ऐसी चीजें जो हमें नहीं चाहिए उन्हें बाय प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो मामा जब किचन में काम करती हैं तो साथ साथ क्या बनते जाते हैं, बाय प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं। और जब वो फालतू चीजें उनको फिर या तो दूसरे कामों में इस्तेमाल कर ली जाती, मतलब रिसाइकलिंग वगैरह, या फिर बेटा उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है घर से। तो बस सब्सटेंसेस जो नीड के हैं वो लिए जाएंगे। इसी तरह मेरा बच्चा सेल जो है, सेल टेक्स इन सब्सटेंसेस needed for its metabolic activities through its cell membrane. सेल अपनी सेल मेम्ब्रेन के जरिए सब्सटेंसेस अपने अंदर ले जाता है जो उसको चाहिए होती हैं। नंबर 2, फिर वो उन सब्सटेंसेस के इस्तेमाल से अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करता है। नंबर 3, रिएक्टेंट्स जो कि वो अंदर लेकर गया था, जब उनके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे बेटा, तो कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब कि वो चीजें जो हमें चाहिए वो बना लेगा, और कुछ फालतू चीजें बन जाती हैं जिन्हें बाय प्रोडक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा, बाय प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन मेटाबॉलिज्म। अच्छा, जो प्रोडक्ट्स हैं उनको तो सेल यूटिलाइज कर लेगा, तो सेल यूटिलाइजेस द प्रोडक्ट्स, या फिर अपने प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट कर देगा दूसरे सेल्स को, अपने प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट कर देगा किसको, दूसरे सेल्स को। और बिल आखिर पर जो बाय प्रोडक्ट्स होंगे उनको या तो सेल थोड़ी देर के लिए अपने अंदर स्टोर कर लेगा, या फिर उन्हें सेल अपने से बाहर निकाल देगा, अपने से बाहर निकाल देगा। चलो आओ जरा दोबारा घर की एक मिसाल करेंगे तो याद रहेगा। पापा लेकर आए हैं, यानी कि पापा ने घर के अंदर सब्सटेंसेस जो नीडेड थी वो घर में अंदर ले आए, ठीक है जी। उसके बाद मामा ने मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हुए उन सब्सटेंसेस का खाना बनाया। लेकिन खाना बनाते वक्त नंबर 1 तो खाना बना जिसको हम, जो हमारे यूज का है, और उसके बाद उस खाने से कुछ चीजें ऐसी निकली जैसे गाजरें छील ली तो उनका कुछ गंद जमा हो गया, दैट इज बाय प्रोडक्ट्स। अब जो खाना था वो तो हम लोगों ने यूज कर लिया या फिर फ्रिज के अंदर हमने स्टोर कर लिया, और जो बाय प्रोडक्ट्स है उनको भी हमने थोड़ी देर के लिए अपने पास रखा कि सुबह कचरे वाले ने आना है या सफाई वाले ने, वो आकर उस गंद को उठा लेगा। तवज्जो है बेटा। तो फिर हम अपने घर को एक ओपन सिस्टम कह देंगे। तो सुन लो जी दोबारा, सेल टेक्स इन सब्सटेंसेस which are needed for its metabolic activities through the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन से लेकर जाता है जी ये सारी सब्सटेंसेस। नंबर 2, उसको परफॉर्म करता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जो कि उसको असाइन हुई हुई होती है। नंबर 3, मेरा बच्चा प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं मेटाबॉलिज्म से, डन। उसके बाद पुत्र नंबर 4, सेल जो है या तो उन्हें प्रोडक्ट्स को यूज कर लेगा या फिर उन्हें ट्रांसपोर्ट कर देगा दूसरे सेल्स को।
एंड नंबर 5, द बाय प्रोडक्ट्स आर ईदर स्टोर्ड या फिर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल। ये पांचों चीजें लिखोगे तो एक टोटल ओपन सिस्टम बनेगा। तो ये पांचों चीजों का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही था। इजाजत दीजिए अपने अफजल अंकल को। खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह मेरी बेटियों के नेक नसीब करें। अल्लाह पाक मेरे बेटों को ढेरों ढेर कामयाबियां दे और मेरी बेटियों को भी। और अल्लाह करीम आपके माँ बाप को आपकी जानिब से कभी कोई दुख ना मिले। इसी दुआ के साथ लेक्चर का हम लोग इख्तिताम कर रहे हैं। ठीक है जी, खुदा हाफिज, सलामत रहिए, जीते रहिए।